Hello, good morning. How are you? Okay, so today is 23rd January. So I will discuss topics which are important of Hindu newspaper. So our first article is a reminder of the flaws in India's urbanization policies. ठीक है, तो क्या हुआ कि एक रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर में। तो वो किस पे फोकस कर रही थी, जो भी इंडिया की जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं, ठीक है। और जो भी जैसे इंडिया फोकस इसमें किया था, किस में था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो भी अर्बन प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ में फोकस कर रही थी जो भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, ठीक है। द पुश टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल सिंस 1990s followed by urban reforms under the यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट regime, ठीक है। तो क्या था कि जो अगर देखा जाए 1990 से, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का जो पुश है तो वो प्राइवेट कैपिटल की तरफ था, ठीक है, ताकि जो भी प्राइवेट कैपिटल है उसको अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, फॉलोड बाय द अर्बन रिफॉर्म्स। और साथ साथ में अर्बन रिफॉर्म्स भी जो भी हुए साथ में, ठीक है। तो 1990 से क्या करिए, जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे यूपीए गवर्नमेंट थी, तो वो किस पे फोकस कर रही थी, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, प्राइवेट कैपिटल से उसको अट्रैक्ट कर रही थी। और जो भी अर्बन रिफॉर्म्स भी उन्होंने किए, ठीक है, जो फर्स्ट रिजीम थी। द स्मार्ट सिटी मिशन एंड डाउन दिस रिपोर्ट कंटिन्यूज टू प्लेस इंडियाज पॉलिसी पैराडाइम इन द अर्बन सेक्टर, ठीक है। So has the reforms process really then been able to attract private capital to the urban infrastructure? क्या ये जो भी रिफॉर्म्स हुए थे, अर्बन रिफॉर्म्स हुए थे, तो क्या ये जो भी मतलब क्या मतलब पूरी तरह से सक्सेस रही है प्राइवेट कैपिटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, ठीक है। आफ्टर द थ्री डेकेड्स ऑफ रिफॉर्म्स अर्बन फाइनेंस प्रीडोमिनेंटली कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट। और देखा जाए कि ये जैसे रिफॉर्म्स हुए थे 1990 में, तो उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जो भी अर्बन फाइनेंस है वो पूरी तरह से अगर देखा जाए ज्यादातर गवर्नमेंट से आ रहा है, ठीक है। ऑफ द फाइनेंस नीडेड टू फंड अर्बन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, 48%, 24%, 15% आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रल, स्टेट एंड सिटी गवर्नमेंट्स। अगर देखा जाए जैसे जो भी फाइनेंस है, जो भी जरूरतें हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो 48% जो भी है तो ये सेंट्रल से आ रहा है, और 24% कहाँ से आ रहा है, ये 24% स्टेट से आ रहा है, और जो 15% है वो सिटी गवर्नमेंट से आ रहा है, ठीक है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूस 3% एंड कमर्शियल डेट 2%, ठीक है। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो लगभग देखा जाए तो 3%, ठीक है। कमर्शियल डेट कितना, 2%, ठीक। In the last few years, various reports have estimated a huge demand for funding urban infrastructure. अगर कई सारी रिपोर्ट्स देखा जाए तो उन्होंने किस पे फोकस किया, एम्फेसिस किया है ज़्यादातर किस पे, जो भी रिपोर्ट्स है उसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है, ठीक है। कि कितना अपना एस्टिमेट सबसे ज़्यादा दिया है, अपना एस्टिमेट जितनी भी रिपोर्ट्स है अपना एस्टिमेट शो की है कि कितना किसको मतलब कितने की ज़रूरत है, ठीक है, जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर बनाने के लिए। द ईसर जज अहलुआ रिपोर्ट्स says that by 2030 nearly 39.2 लाख करोड़ वुड बी रिक्वायर्ड। और जो एक रिपोर्ट है, जो ईसर जज अहलुआ रिपोर्ट्स है, वो कहती है कि 2030 तक जो इंडिया को लगभग 39.2 लाख करोड़ की जरूरत है, ठीक है। इसी तरह 11th प्लान पुट फोर्थ एस्टिमेट्स ऑफ ₹1,29,337 करोड़ फॉर 4 बेसिक सर्विसेज। और जैसे कि एक रिपोर्ट है 11th प्लान पुट्स, जो 11th प्लान है वो अपना एस्टिमेशन देती है कि जो 1,29,337 करोड़ है ये फॉर बेसिक सर्विसेज के लिए जरूरत है, ठीक है। 1,32,590 करोड़ फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट, और अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए 1,32,590 करोड़ जरूरत है। और जो भी हाउसिंग के लिए 1,32,590 करोड़ हाउसिंग के लिए जरूरत है, ठीक है। एक दूसरी रिपोर्ट है, मैकेंसी रिपोर्ट है, वो बोलती है कि जो अर्बनाइजेशन के लिए है लगभग 90 करोड़ की जरूरत है, 90 लाख करोड़ की जरूरत है, ठीक है।
तो उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद क्या है कि अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट क्या है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है कि जो $840 बिलियन, लगभग 70 लाख करोड़, इतना जरूरत है ताकि जो अर्बन इंडिया है, अर्बन इंडिया की जो भी इस समय पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो उसकी जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। एंड 55 बिलियन वुड बी रिक्वायर एनुअली, लगभग देखा जाए 55 बिलियन हर साल हमें जरूरत है, ठीक है। द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, द स्मार्ट सिटी मिशन, द अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत बोलते हैं, द प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY बोलते हैं, एक्सेट्रा, एट नॉट मोर देन ₹2 लाख करोड़, ठीक है। और ये सिर्फ 5 साल के लिए। अगर देखा जाए ये जो तीनों हैं, ठीक है, अगर इनका टोटल मिलाया जाए तो इनका कितना मतलब टोटल जो अमाउंट है 2 लाख करोड़ आ रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ 5 साल के लिए, ठीक है। सो हाउ विल सच गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई बी मैच्ड, और ये जो लोगों की डिमांड है और जो सप्लाई हो रही, तो ये कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। द कोर आइडिया ऑफ द रिपोर्ट्स एंड सॉल्यूशन सजेस्टेड इंक्लूड्स, देखो जो भी आइडियाज है रिपोर्ट्स का, जो भी सॉल्यूशंस और आइडियाज है उसने जो भी सजेस्ट किया, जैसे कि पहला है इंप्रूविंग द फिजिकल बेस एंड क्रेडिवर्दिनेस ऑफ द इंडियन सिटीज। और क्या करना है कि जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी फिजिकल बेस है इसको हमें इंप्रूव करना है, जो भी क्रेडिवर्दिनेस है इंडियन सिटीज की, उसको भी हमें इंकरेज करना है, ठीक है। सिटीज मस्ट इंस्टीट्यूट अ बायंट रेवेन्यू बेस, ठीक है। इंडिया को क्या जो सिटीज हैं उसको क्या करना चाहिए कि जो बायंट रेवेन्यू बेस है, मतलब जो भी मतलब कैपिटल ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू का जो भी टोटल है, मतलब टैक्स वैक्स का आता है, तो इसको बढ़िया सा क्या रेवेन्यू बेस बनाना चाहिए। एंड बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट्स सर्विस, और जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका भी जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको रिकवर करना चाहिए, ठीक है। उसको रिकवर करने में एबल होना चाहिए, ठीक है। इन सिंपलर टर्म, अगर सिंपल टर्म में बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर फी एंड सर्विस चार्जेस टू नेम अ फ्यू, ठीक है। द रिपोर्ट ऑलरेडी पॉइंट आउट दैट नियरली 85% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज फ्रॉम द सिटीज। अगर जैसे रिपोर्ट ये भी बता रही कि जैसे कि ऑलरेडी अगर देखा जाए 85% जो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू वो सिटीज से आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सिटीज में अर्बन पीपल हैं वो मतलब टैक्स पे करते हैं, ठीक है। This means the urban citizens are contributing large revenue even as the World Bank reports emphasis is on levying of more burden in the form of user charge and utilities, ठीक है। But the point is even by enhancing the tax base will it be sufficient to meet the rising demands of the urban infrastructure in the cities। तो फिर क्या हुआ कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी बता रही है कि जो भी देखा जाए कि जो ज़्यादातर जो भी आ रहा है, जो भी रेवेन्यू आ रही है गवर्नमेंट की, अगर रेवेन्यू देखा जाए तो 85% के आसपास सिटीज से आ रही है। तो उसके बाद गवर्नमेंट जो रिपोर्ट करती है कि इसका भी गवर्नमेंट जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसका भी ज़्यादातर इम्फेसिस किस में है, जो लेवाइंग ऑफ मोर बर्डन इन द फॉर्म ऑफ यूजर चार्ज ऑन यूटिलिटीज। और जो भी जैसे यूजर चार्ज है, जैसे कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसका जो क्या है, उसका जो मतलब पूरी तरह से जो मतलब उसका, और जैसे टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, उसको इंक्रीज करना, ये सारी चीज़ें जो भी हैं तो उसको इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। तो ये क्या वर्ल्ड बैंक सजेस्ट कर रही है, ठीक है। बट द पॉइंट इज इवन बाय इनहांसिंग द टैक्स बेस will it be sufficient to meet the rising demands of the urban infrastructure in the cities। तो और ये भी बोल रहे कि जैसे अगर हम इसको टैक्स बेस को इन्हांस भी कर देते हैं तो क्या ये जो भी डिमांड्स आ रही हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, डिमांड ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटीज, तो क्या वो फुलफिल हो पाएंगी, ठीक है। आंसर इज दैट इट विल नॉट, आंसर ये क्या है कि इसका मतलब नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा रहा। फाइनली अगर हम अल्टरनेटिव पाथ देखते हैं तो बेसिक प्रॉब्लम विद द रिपोर्ट्स एंड अदर रिपोर्ट्स ड्रॉन अप इन द सिंपलर फैशन इज दैट, अगर बेसिक प्रॉब्लम्स देखा जाए इन सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं तो ये क्या कंसीडर कर रही हैं, दे आर मेड यूजिंग अ टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो मेनली ये लोग जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये जो अपना एस्टिमेशन दी हैं, तो इन्होंने ये ज़्यादातर किस पे फोकस कर रहे हैं कि जो टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी मतलब बढ़िया महंगी महंगी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करना,
ठीक है। तो ये इस पे फोकस कर रहा है, और ये इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि जो भी जैसे कॉमन पीपल्स हैं, ठीक है, उनको एंगेज करना, ठीक है, उनको अवेयर बनाना, इन सब चीज में फोकस ज्यादा नहीं है, ठीक है, इन रिपोर्ट्स का, ठीक है। अगर देखा तो द बेसिक प्रॉब्लम्स विद दिस रिपोर्ट एंड रिपोर्ट्स ड्रॉट अप इन अ सिमिलर फंक्शन फैशन इज दैट दे आर मेड यूजिंग a top to bottom approach with too much of focus on technocentric solution using very high capital intensive technology। ठीक है, वही बात है कि ये टेक्नोसेंट्रिक सॉल्यूशंस पे फोकस कर रही हैं, ठीक है, जो भी हाई कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि जो इनका एस्टिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा, जो भी ज़रूरत है, मतलब फंड्स की ज़रूरत है, तो इसकी जो एस्टिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाएगा, ठीक है। फॉर द अर्बन कंटेक्स्ट, अगर अर्बन कंटेक्स्ट की बात भी करें, प्लान्स मस्ट बी मेड फ्रॉम बिलो बाय एंगेजिंग विद द पीपल्स एंड आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स। अगर देखा जाए, जैसे अगर अर्बन कंटेक्स्ट पे बात करें तो जो भी प्लान्स हैं हमको क्या करना चाहिए कि जो पीपल्स हैं उनको हमें एंगेज करना चाहिए, उनकी जो नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, बॉटम टू टॉप अप्रोच हो गई, ठीक है। तो अगर हम लोगों को एंगेज करेंगे, उनकी नीड्स को देखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एम्पावरिंग द सिटी गवर्नमेंट एंड द पीपल एट अ लार्ज इज द सेकेंड पॉइंट। और हम अगर जो सिटीज गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सिटी गवर्नमेंट है, अगर हम उनको इनकरेज करेंगे, ठीक है, एम्पावर करेंगे, ठीक है, और पीपल्स का जो भी पीपल्स को भी एम्पावर करेंगे, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि एक ये अगर देखा जाए तो ये पॉइंट किसका है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच का, ठीक है। इन द नेशनल टास्क फोर्स दैट रिव्यूड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेयर्ड बाय केसी शिवा रामाकृष्णन, मैनी सजेशंस वर मेड सच एम्पावरिंग द पीपल्स। और जो काफ़ी सारे जो सजेशंस हैं, ठीक है, जैसे ये जो टास्क फोर्स थी, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जब वो रिव्यू किया, ठीक है, और इसको शेयर कर रहे थे के शिवा रामाकृष्णन, तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद मैनी सजेशंस वर मेड सच एज एम्पावरिंग द पीपल्स, ट्रांसफरिंग सब्जेक्ट्स टू द सिटी गवर्नमेंट, सजेस्टिंग दैट 10% ऑफ द income tax collected from the cities be given back to them and ensuring that this trust funds was utilized for the only for the इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो इसमें क्या जो भी सजेशंस सजेस्ट किया गया, तो ये सजेशन, जैसे पहली सजेशन है जैसे कि जो पीपल्स हैं उनको एम्पावर करना, ठीक है, जो भी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो भी मतलब जैसे स्टेटलेट्स है, मतलब जो भी काम करना वही सब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सिटी गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना, ठीक है। और जैसे कि जो भी इनकम टैक्स है, जैसे ठीक है, जैसे 10% जो भी इनकम टैक्स आ रहा है उसका 10% वापस कर देना, ताकि जो वो किस पे जो वापस किया जाएगा तो उसको किस पे यूज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में यूज करें, ठीक है। दिस वुड इंश्योर दैट द सिटी गवर्नमेंट हैड एन एडवांटेज इन इंश्योरिंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर क्या होगा, ये जैसे 10% देंगे वही वापस से, जैसे जो भी इनकम टैक्स जैसे लिया, उसके बाद 10% वापस कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, तो फिर क्या होगा कि काफी ज्यादा रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन देखने को सिटीज में मिलेगी, ठीक है। Another important aspect of urban development and urban infrastructure is linked to the urban government। अगर हम जो भी हमारी अर्बन गवर्नेंस है, ठीक है, अगर हम उसको बढ़िया से बना देंगे तो क्या करेगा, विच इज इन द सैम्पल्स इज मोस्ट। अगर देखा जाए जो अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड, तो ये पूरे अगर हम पूरी कंट्री में देखा जाए तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ठीक है। रेगुलर इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन सिटीज, ठीक है, जो भी रेगुलर इलेक्शंस हैं उनको होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी एम्पावरमेंट थ्रू द ट्रांसफेरिंग ऑफ द थ्री। और जैसे कि हमको इनको एम्पावर कैसे कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करें, ठीक है, फंक्शंस दे इनको, जो फंक्शनरीज हैं इनको भी ट्रांसफर करें, ठीक है। तो इनके थ्रू, इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो भी सिटीज के लोग हैं, सिटी की गवर्नमेंट है, उसको एम्पावर करेंगे, ठीक है। सिटीज प्राइमरली आर रन बाय पैरास्टल्स, मतलब जैसे इंडिया वो है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो पहले जो सिटीज क्या थी, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चलाते, इनको रन करते थे, ठीक है। एंड द सिटी गवर्नमेंट हार्डली हैव एनी रोल टू प्ले इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सच पैरास्टल्स। और देखा जाए तो पहले क्या होता था कि जो सिटीज का जो रोल रहता था तो वो काफी कम रहता था, नाम मात्र का रहता था, ये जो एजेंसीज है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन सब में, ठीक है, क्योंकि ये सिटीज को चलाते थे,
और सिटीज का कोई उसमें ज़्यादा रोल नहीं रहता था, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक इन इट्स रिपोर्ट्स हैड स्टेटेड इन द रिपोर्ट्स एज, पेज नंबर 69 में जैसे वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि एज एन एग्जाम्पल स्टेट लेवल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन वाटर एंड सेवरेज फंक्शन मे बी डिवॉल्व इन द टाइम बाउंड मैनर। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जैसे कि जो भी स्टेट लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, जो भी अर्बन वाटर है, सेवरेज फंक्शंस हैं, उनको क्या किया जा सकता है कि टाइम बाउंड मैनर में उनको जो लोकल बॉडीज है उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। एंड इम्प्रूव्ड अर्बन लीगल फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड, देखो जो अर्बन लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो क्या करेगा, किसको किसको इंक्लूड करेगा, जैसे स्टेबल और सर्टेन फिजिकल ट्रांसफर्स हैं इनको साथ में इंक्लूड करेगा। और ये क्या करेगा, जो भी यूएलबीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज है, उनको जो फाइनेंशियल पावर है वो देगा, ठीक है, ये जो लीगल फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अलॉन्ग विद कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी साथ में होंगे। तो फिर अगर इन सबको मिलाकर क्या करेंगे, जो भी ये विल डिटरमाइन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या करेंगे कि जो भी मीडियम से लेकर के लॉन्ग टर्म तक का जो इन्वेस्टमेंट है इसको डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। फ्लो फॉर अर्बन, और ये जो इसका जो फ्लो है इसको डिटरमाइन करेंगे जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर हम ये एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, however the exact opposite is happening. The Simla water story is an example. Simla water works was transferred into single unity, ठीक है। जो वाटर वर्क था, सिमला वाटर वर्क था, उसको 2016-17 में क्या कर दिया था, एक सिंगल यूनिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। उसको बोला गया था सिमला ग्रेटर सिमला वाटर सप्लाई एंड सीवेज सर्किल, ठीक है, अंडर द, और ये किसके अंडर किया गया था, जो सिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसकी देखभाल करेगा, एक सिंगल यूनिटी बना दिया गया था, ठीक है। और फिर बैंक ने क्या किया कि उसको हेल्प भी प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट लोन, उसको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करके क्या किया कि उसकी हेल्प किया, इंश्योरिंग एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूटिलिटी, और जो भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है और जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई ऑफ वाटर है, ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब क्या किया, इंश्योर किया, ठीक है, बट अंडर द शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। However, in 2017, it changed the character of GSWSSC to company. और इसके बाद क्या हुआ कि ये पहले सिंगल यूनिटी थी, इसके बाद इसका जो कैरेक्टर है उसको चेंज कर दिया गया, इसको कंपनी एंड फॉर्म कंपनी बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि फॉर्म द शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, इसका नाम बदल के ये बना दिया गया, शिमला जल प्रबंधन बना दिया गया, ठीक है। नाउ रन अंडर द, अब इस समय क्या हो रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको वो रन कर रहे हैं इसको, बट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। अब क्या हुआ कि क्या हो गया कि जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर में अब नहीं आती है, ठीक है। सच मैकेनाइजेशन शैल नॉट सर्व द पर्पज एंड विल बी द पेरियस फॉर इंटायर पर्पज ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अगर देखा जाए जैसे ये स्कीम्स है, ठीक है, जैसे ये मैकेनाइजेशन हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि ये पूरी तरह से जो भी पर्पज है उसको पहली बात तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और जो भी इंटायर पर्पज ऑफ अर्बनाइजेशन है इसको पैरालाइज कर देंगे, खतरे में डाल देंगे, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इज अनदर रिमाइंडर ऑफ द ट्रेजेडी विच इंडियन अर्बनाइजेशन इज विटनेसिंग, पॉलिसी पैरालिसिस फ्रॉम द टॉप। तो जो जैसे कि पॉलिसी पैरालिसिस मतलब ये हो गया कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट इशूज है, ठीक है, उसमें सब लोगों की जो कंसेंट है वो सबकी कंसेंट जो भी है तो डिस्कनेक्ट होगी, डिफरेंट होगी, तो इसकी वजह से एक सेम पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे कि नहीं भाई इसको हमें पास करना चाहिए, कोई भी चीज़ की जैसे बढ़िया है जो भी बेनिफिशियल है फ्यूचर के लिए, तो उस पर एक पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे कि उसको हम किसी चीज़ को लागू करें, ठीक है। तो ये पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, ठीक है, कंसेंट सबका सेम ना होने के कारण वो चीज़ को लागू ना हो पाना किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको पॉलिसी पैरालिसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पहला आर्टिकल हो गया, तो हम मूव करते हैं सेकंड आर्टिकल पे। तो सो दिस इज आवर सेकंड आर्टिकल, इट इज टाइम फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज टू ज्वाइन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आज आप जैसा कि जानते हो कि जो इंडिया G20 की जो प्रेसिडेंसी करने वाला है, ठीक है, और तो इसमें क्या बताया गया इस आर्टिकल में कि हम कैसे कि जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं हम इनको जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे हम कैसे इनको जो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि जैसे कि ब्रॉड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आके पढ़ें, ठीक है। तो कैसे हम इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्या फ्यूचर हमारा होगा,
तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो G20 से जो G20 का एजेंडा है, ठीक है, जो साउथ एशिया का एजेंडा है, जैसे ग्लोबल गवर्नेंस से लेके जो साउथ एशिया की क्राइसिस, जो भी साउथ एशिया के कंसर्न हैं, ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कई सारे आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस डेज में, ठीक है। तो आज यहाँ पे बात करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को हम कैसे जोड़ सकते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इस समय आप देख ही रहे हो कि इंडिया के पास काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कि G20 की इसने जो प्रेसिडेंसी करने वाला है, तो इंडिया के पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से क्या करें कि जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की जो कम्युनिटी उससे क्या करें कि बढ़िया से मतलब एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दे, ठीक है। Indians are well known globally as top scientists, academics, university leaders and key leaders in high techs. जैसे कि आप जानते हो कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, एकेडमिक्स हो गए, ठीक है, यूनिवर्सिटी लीडर्स हो गए, ठीक है। जैसे कि आप सुने होंगे कि हमारे जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कई सारे हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए PM बने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब नोन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और जैसे कि की लीडर्स इन हाई टेक, जैसे हाई टेक में देखा जाए, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए जो कम है, ठीक है, बट लिटिल इज़ नोन अबाउट द एकेडमिक इन्वायरमेंट। अगर देखा जाए तो इंडिया थोड़ा अगर कम मतलब चर्चित है तो एकेडमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जो कि यहाँ से ही सब कुछ जैसे यूनिवर्सिटी लीडर्स हैं, ठीक है, की लीडर जो भी हाई टेक में लीडर्स है, तो सब यहीं से इमर्ज हुए हैं, लेकिन जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है वो काफ़ी कम चर्चित है, ठीक है। तो इंडियाज एकेडमिक सिस्टम इज नाउ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट। जो इंडिया का एकेडमिक सिस्टम है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। एंड एज आर्टिकुलेटेड इन द National Education Policy 2020, the country is actively pursuing reforms and improvement. जैसा कि आप देख रहे हो कि जो इंडियन एकेडमिक सिस्टम है सेकंड है, पहली बात। और इस समय क्या है कि जो हमारी NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, वो निरंतर क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो भी रिफॉर्म्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखे, जो भी और भी इम्प्रूवमेंट कई सारे सेक्टर्स में, तो उसमें भी करे, ठीक है। जैसे कि ये एक NEP की अप्रोच है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, क्रॉस डिसिप्लिनरी एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें, और जो भी इक्वालिटी है, जो एजुकेशन की इक्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। तो इस समय जो NEP का जो मेजर एम है तो यही है। ओपनिंग द वर्ल्ड मीन्स मेकिंग इंडिया मोर विजिबल ऑन द ग्लोबल एकेडमिक सीन and also learning about and implementing best practices from the abroad. तो इस समय क्या है कि वर्ल्ड को हमें पूरी तरह से जो हमारा इंडिया को हम पूरी तरह से क्या करना है कि जो भी पूरी तरह से ओपन कर देना, ताकि क्या हो कि जो भी जैसे ग्लोबल से हम वर्ल्ड से कोई बढ़िया चीज़ है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अब्रॉड से ला सकें और उसको लर्न करें, पहली बात तो उसको सीखें और उसके बाद अपनी जो प्रैक्टिसेस में डाल दें, ठीक है। G20 लीडरशिप इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू बोथ, जैसे इम्प्लीमेंट करना और ये जैसे कोई भी एकेडमिक सीन्स है, ठीक है, ग्लोबल एकेडमिक सीन से है, तो हम बोर्ड से कोई बढ़िया चीज़ है उसको अपने इम्प्लीमेंटेशन में ला सके, ठीक है, उनको जान सके, तो ये बढ़िया एक इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है G20 की, जैसा कि लीडरशिप कर रहा है, ठीक है। द G20 लीडरशिप इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू बोथ फर्दर वन ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज इन एजुकेशन ड्यूरिंग G20, ठीक है। अगर देखा जाए कि जैसे कि एक पहली प्रायोरिटी, जैसे पहला प्रायोरिटी एरिया क्या रहेगा, एजुकेशन रहेगा, ठीक है, ड्यूरिंग G20 समिट्स, ठीक है। इज स्ट्रेंथनिंग रिसर्च प्रमोटिंग इनोवेशन थ्रू रिसर्च। अब जैसे कि हम एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ये रिसर्च है इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो प्रमोट कर सकते हैं, और जो इनोवेशन के थ्रू की जो जैसे काफ़ी सारे जैसे G20 में देखा जाए काफ़ी सारी जो डेवलप्ड कंट्री रहेंगी, जो उनका रिचर कोलैबोरेशन रहेगा, तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि हम अपनी रिसर्च को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और इनोवेट भी साथ में कर सकते हैं, ठीक है। ये तो काफ़ी फ़ायदा हमारे लिए होने वाला है। इंडिया इज इन अ particularly advantageous positions. The world sees India as an increasingly important economy and geopolitical player. अगर देखा जाए तो इंडिया इस समय बढ़िया पोजीशन पे, एडवांटेजियस पोजीशन पे है, जैसा कि इंडिया को क्या एक
जियोपॉलिटिकल प्लेयर भी बोला जाता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल प्लेयर बोला जाता है, ठीक है। और इसकी जैसे इकोनॉमी हो गई, तो इसकी इकोनॉमी देखा जाए तो बहुत बड़ी है, और जियोपॉलिटिकल एक पावर है, मेजर पावर है। तो एक ये काफ़ी बड़ा जो एडवांटेज है इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हायर एजुकेशन मेनली एज एक्सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि आप सुने हो कि जैसे MBBS है, MBBS करने लोग चाइना जाते हैं, रसिया जाते हैं, तो ये सारी जैसे कि इंडियन के जो इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, तो इसके लिए भी इंडिया जाना जाता है। इंडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हायर एजुकेशन मेनली एज एक्सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टैलेंट इन मैनी साइंटिफिक फील्ड्स एंड स्पेशली इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि ज़्यादातर अगर देखा जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इसके लिए जो इंडिया है जाना जाता है, ठीक है। देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट अब्रॉड in linking with the Indian universities and research institute not only because of untapped talent but also due to disengagement from the China। और देखो अब जैसे कि अननोन और कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारा जो है, इंडिया इज नॉट ओनली द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एकेडमिक सिस्टम बट ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लिटिल अंडरस्टूड एकेडमिक इन्वायरमेंट। देखो जैसा कि ये लार्जेस्ट एकेडमिक सिस्टम है, लेकिन ये जो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो भी हमारा एकेडमिक इन्वायरमेंट है वो पहली बात तो कम समझ में आता है, और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट्स हायर एजुकेशन सेक्टर इज फ्रेगमेंटेड। और जो भी इस हमारा इंडिया का जो हायर एजुकेशन सेक्टर है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल विद द टाइट सब्जेक्ट बाउंड्री, और जो सब्जेक्ट की बाउंड्रीज है, ठीक है, तो वो को रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब को रिलेटेड तो ठीक है, लेकिन जो टाइट पूरी तरह से जो बाउंड्री की जैसे हम बाहर क्रॉस सेक्शनल मतलब जैसे क्रॉस तरीके से पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, ठीक है। इट्स हायर एजुकेशन सेक्टर इज फ्रेगमेंटेड एंड फ्लेक्सिबल विद द टाइट सब्जेक्ट बाउंड्रीज एंड अनइवन क्वालिटी। और जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी ठीक ठाक नहीं है, अनइवन क्वालिटी है, ठीक है। तो NEP का जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, तो उसका फोकस क्या है कि ये जो कंसोलिडेशन करने का, जो भी जैसे फ्रेगमेंटेड है जो भी हायर एजुकेशन है, इसको कंसोलिडेट करना, ठीक है, विद द गोल ऑफ ब्रिंगिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो क्या होगा कि जैसे हम कोई एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, कोई एक टॉपिक है, हम उसको मल्टीपल जैसे डिसिप्लिन्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इसको कहते हैं, ठीक है। और जो क्वालिटी है उसको भी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है NEP 2020 का गोल है, ठीक। वाइल प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विल कंटिन्यू टू ग्रोथ फ्यूल ग्रोथ। और जो जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, कॉलेजेस हैं, ये क्या करेंगे, कंटिन्यूसली क्या करेंगे, जो भी ग्रोथ है हमारी, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। हाई क्वालिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सच एज IITs एंड एम्स आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग इम्प्रूविंग एंड विल लाइकली अचीव गुड रिजल्ट्स इफ दे आर एडिक्वेटली। और जैसे हमारे IITs हैं, एम्स हैं, ये भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, हमारे वर्ड्स बढ़िया, मतलब काफ़ी बढ़िया एम्स है और IITs हैं, ठीक है। तो अगर इनको मतलब बढ़िया अगर एडिक्वेट फंड्स दिए जाएंगे और इनको परमिट किया जाएगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट जो हम इनको ऑटोनॉमी देंगे, तो ये बढ़िया मतलब जो एक्सपेंड करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और जो भी रिजल्ट्स हैं वो बढ़िया संभावना रहेगी अच्छे रिजल्ट्स की, ठीक है। इनसे इंडिया हैज सेटअप द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेम इंडिया हैज सेटअप the national institutional ranking framework which has helped fuel competition among institution। और ये जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क है, ये क्या करेगा, जो भी कंपटीशन है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट करेगा, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है उसको फ्यूल करेगा, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट करेगा, इनकरेज करेगा, जो भी नेशनल जो कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये इनकरेज करेगा, ठीक है। इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन इम्प्रूव्ड फ्रॉम द 7th। और जो जैसे कि इंडिया की जो ग्लोबल रैंकिंग देखा जाए साइंटिफिक पब्लिकेशंस में, ठीक है, तो उसकी इम्प्रूव हुई है। जैसे 7th थी 2010 में, अब 2020 में देखी गई 3rd पहुंच गई है, ठीक है। इंडियाज रैंक 3rd इज term of number of PhDs awarded in science and engineering। और इसका जैसे 3rd रैंक का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मतलब जो इंजीनियरिंग में देखा जाए और साइंस में जो भी PhDs हैं उनको नंबर ऑफ PhD अवार्ड की गई हैं, मतलब इतने सारे लोग PhD की हैं, ठीक है। तो इस फील्ड में जो 3rd रैंक पहुंच गई है,
ठीक है। इंडियाज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग हैज आल्सो इम्प्रूव्ड, और जैसे इंडियाज की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग है, ठीक है, वो भी क्या हुए, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई। जैसे 2014 में 81 थी, अब 2022 में 40 पहुंच गई है, ठीक है। ऑल्दो इट्स लैग सिग्निफिकेंटली बिहाइंड ऑल्दो इट लैग्स सिग्निफिकेंटली बिहाइंड द यूएस एंड चाइना। हालांकि ये जो यूएस है और चाइना ये काफ़ी बेटर पोजीशन पे हैं, लेकिन इनके जो भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव नॉट स्कोर्ड वेल इन ग्लोबल रैंकिंग। जो भी इंडियन यूनिवर्सिटी है ग्लोबल रैंकिंग देखा जाए तो बढ़िया से जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन द हाइएस्ट स्कोरिंग इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द 2023 टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन द 251 300 रेंज। और जैसे देखा जाए कि ग्लोबली अगर देखा जाए जो इंडियन आईआईटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहती हैं, ठीक है। और देखा जाए तो इनकी जो रैंक है इनकी कम है, डू नॉट बेल अगर इनकी रैंक है जो बढ़िया नहीं है, इसकी वजह एक ये है कि ये बहुत जो इनका नंबर है काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। और एक क्या है कि ये स्पेशलाइज्ड स्कूल की तरह, ये कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं है, ठीक है। बट देयर क्वालिटी इज़ मच बेटर देन देयर रैंकिंग स्कोर। जिनका इनका जो रैंकिंग स्कोर है उससे कई गुना बेटर है, ठीक है। एंड नॉट, और जैसे देखा जाए कि जो हमारी जो आईआईटी खड़गपुर है इस समय उसने अनाउंसमेंट किया है कि जो अपना जो कैंपस है वो मलेशिया में भी खोलने के लिए जो अनाउंसमेंट किया, ठीक है। तो ये भी हेल्प करेगी जो रैंकिंग है और जो रियलिटी है वो उसको इंक्रीमेंट करने के लिए, जो भी रैंकिंग स्कोर्स में उसको उसमें मतलब बढ़िया लाने के लिए कि और टॉप में आने के लिए तो हेल्प करेगा ये मलेशिया में, जैसे इसने अपनी ब्रांच खोलने के लिए बोला है, ठीक है। फॉर इंडिया टू कैच अप बोथ द रैंकिंग एंड इन रियलिटी विल सिग्निफिकेंट इन्वेस्ट। और जैसे कि अगर इसको अपनी जैसे इंडिया को अपनी जो रैंकिंग है और जो रियलिटी में जो इसकी जो पावर है उसको इंक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है, जो आउटपुट है उसको रिसीव करने के लिए इसको इंडिया को कंटिन्यूसली कई सालों तक इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि चाइना है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो भी उसकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसे चाइना की रैंकिंग भी शो करती है कि नहीं इतना बिलियंस डॉलर इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया, और जो इसके साइंटिफिक आउटपुट्स हैं वो भी ये शो करते हैं, ठीक है। और देखा जाए जैसे डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है, डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है, इसमें क्या डिस्टिंक्टिव है मतलब क्या डिफरेंट है, ठीक है। जैसे इंडिया की जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, कई सारे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जैसे फोर्थ। और ये काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल ऑडियंस को क्या हाईलाइट कर रही हैं, तो जो इंटरनेशनल ऑडियंस को उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड्स द इमरजेंस ऑफ, जैसे कि उनमें से क्या हो सकती है, टॉप कम से कम a dozen top quality non-profit private universities mostly funded by the philanthropically minded Indians। जो भी philanthropically minded Indians हैं वो क्या कर रहे हैं कि जैसे कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि, तो वो क्या कर रहे हैं कि इनको फंड कर रहे हैं अपने से। दिस elite sector is expanding and is focused on building an international brand। और ये क्या कर रहे हैं कि जो एलिट सेक्टर है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्सपेंशन है इसको कर रहे हैं, और ये फोकस करने की जो इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ का इंडियन हायर एजुकेशन है उसको एक ब्रांड बनाने के लिए पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया का सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इंडिया है इसको इंग्लिश एज अ मीडियम मेन लैंग्वेज है, इनका जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक इंग्लिश लैंग्वेज जो कि कॉमन लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ये भी एक बढ़िया वो है कि अट्रैक्ट करने का, ठीक है। इंडिया यूजेस इंग्लिश एज द मेजर लैंग्वेज और मेन लैंग्वेज ऑफ द साइंस एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन और जैसे साइंस है और हायर एजुकेशन में इंग्लिश को मान रहा है, ठीक है। विद मेक्स इट मच ईजियर टू इंटरेक्ट विद द वर्ड्स। और ये बहुत बढ़िया है क्योंकि जो पूरे वर्ड्स से इनको इंटरेक्ट कर सकता है पूरे वर्ड्स से, ठीक है, जितना भी। India has more than 100 research laboratories in diverse areas sponsored by Council of Scientific and Industrial Research and other central government agencies. Some are outstanding in terms of research and contributing and their relationship with India's economy। ठीक है, तो कई सारे रिसर्चेस हैं जो कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं उनको, जो भी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज है, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड अदर सेंट्रल एजेंसीज है, ये इसको मैनेज कर रही हैं, स्पॉन्सर्ड कर रही हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है जो हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो और आगे जैसे कि एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड इट्स साइंटिफिक prowess are an important part of soft power of strategy।
ठीक है। द इंटरनेशनल, तो जैसा कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो इसकी प्रोवेस है, जैसे कि जो ग्रेट स्किल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। और जैसे हमारी NEP है 2020 की, तो उसका भी एक एम है, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन इनिशिएटिव आउटलाइन इन दैट NEP इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट। और जो एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन है NEP पे मेंशन किया गया, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया स्टार्ट है, ठीक है। इंडिया G20 लीडरशिप इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज लीडरशिप। और जैसे कि G20 में जो इंडिया प्रेसिडेंसी करने वाला है, ठीक है, तो ये भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो जो लीडरशिप है उसको एक्सरसाइज करे, ठीक है। और जो भी एक्सपेंशन, जो भी यूनिवर्सिटीज़ का अब्रॉड एक्सपेंशन है, उस पर भी ध्यान दें, ठीक है। टू इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव हैव बीन सजेस्टेड, और जैसे कि दो ये इनिशिएटिव, वन इज़ द कॉन्फ्रेंस इन इंडिया ऑफ लीडर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन अ G20 कंट्रीज विद द एम ऑफ एक्वेंटिंग देम विद इंडिया एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़। और जैसे कि जो G20 के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको एक ये भी जैसे कॉन्फ्रेंस है, तो जो कॉन्फ्रेंस में जाहिर सी बात है जो G20 के मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे, ठीक है। तो उनको जो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, इंडियाज की जो एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको इनसे अवेयर कराना होगा, ठीक है। अनदर इज़ द क्रिएशन ऑफ प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। अब जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जैसे कि फुल ब्राइट प्रोग्राम है US का, तो ये भी एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गया। इससे क्या होगा, दैट वुड प्रोवाइड टॉप इंडियन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी टाइम इन लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड एंड फंडिंग। और देखो जैसे कि इनमें ये क्या करेगा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, ये क्या करेंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अब्रॉड में जैसे लीड करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। और जैसे एंड फंडिंग टू ब्रिंग टॉप एकेडमिक्स फ्रॉम द अब्रॉड टू इंडिया। और क्या करेगा कि जैसे ये प्रोग्राम है, तो ये हेल्प करेगा जो भी एकेडमिक्स हैं, ठीक है, टॉप एकेडमिक्स हैं, उनको इंडिया लाने में हेल्प करेगा, अब्रॉड से इंडिया लाने पे, ठीक है। चाइनाज वर्जन ऑफ दिस इज द चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। Indian universities, researchers and academics also need to involve themselves in the global scientific community। और ज़रूरत है कि जो ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो भी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं और रिसर्चर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, ठीक है, तो इनकी भी ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ठीक है, एकेडमिक कम्युनिटी है, उससे जुड़ कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन द जॉइंट प्रोजेक्ट, जैसे जो भी पार्टिसिपेशंस हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ का, तो जैसे पार्टिसिपेशन हो गया, जो भी जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन हो गया, इंटरनेशनल मीटिंग्स हो गई, ठीक है। तो इन सब में क्या करना है कि उनको पार्टिसिपेशन बनाना है, ठीक है। ऑल दिस विल टेक केयरफुल प्लानिंग, ठीक है, सस्टेन्ड रिसोर्सेज, सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड एन एक्सपेंडेड इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस इन द। और क्या करना है कि जैसे कि गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये क्या करेंगी, बढ़िया फंडिंग प्रोवाइड करेगी, ताकि जो प्लानिंग्स हैं वो केयरफुल प्लानिंग्स ली जा सकें, ठीक है। और जो सस्टेन रिसोर्सेज हैं, तो ठीक है, तो वो भी जो सस्टेन रिसोर्सेज चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, तो वो भी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगी। तो जिससे क्या होगी कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी जो इंडिया की कम्युनिटी है, इंडियन एकेडमिक कम्युनिटी है, उसमें जो इंटरनेशनल कॉन्शियस पैदा हो गया, तो ये हेल्प करेगा कि जो भी जो इंटरनेशनलाइजेशन है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स का, इंडियन एकेडमिक्स का, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड आर्टिकल। हम मूव करते हैं थर्ड आर्टिकल पे, ठीक है। तो जैसे देखा जाए कि हमारा ये थर्ड आर्टिकल है, पोस्ट कोविड-19 मैथ स्किल ऑफ द स्टूडेंट इन साउथ वेस्ट डिप्ड मोस्ट। अगर देखा जाए कि पोस्ट कोविड-19 फेज के बाद जो भी मैथ्स की स्किल्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की, तो मैथ बनाना, वो जो उनका मैथ बनाने की जो स्किल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा डिप हो गई साउथ और वेस्ट में ज़्यादातर, ठीक है। तो एक जो रिपोर्ट आई है रिसेंटली, तो उसकी बात करते हैं। द रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज एन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स रूरल 2022, जो एक रिपोर्ट आई है, वो क्या शो करती है कि द एबिलिटी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू कैरी आउट simpler arithmetic calculation was poor in most of the southern and central and western states compared to the children in the many northern and eastern। अगर देखा जाए कि जो कंपैरिजन किया जाए जो रूरल एरियाज में जो भी बच्चे हैं, तो जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं, जो सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, जैसे कि देखा जाए कि जो सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है कि ईस्टर्न में और नॉर्दर्न में बढ़िया है, अगर कंपेयर किया जाए यही साउदर्न
और सेंट्रल और वेस्टर्न में, ठीक है। मतलब क्या है, इससे क्या हुआ कि जो ईस्टर्न रीजन है और नॉर्दर्न रीजन है, इनका अरिथमेटिक कैलकुलेशन बढ़िया है। जैसे कि ये नॉर्थ में हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, तो ठीक है ये हो गया। और जैसे कि ये ईस्टर्न में देखा जाए, बिहार हो गया, तो ये क्या है कि यहाँ पे बढ़िया कैलकुलेशन का जो स्किल है, ठीक है, बच्चों के बीच में, तो वो काफ़ी बढ़िया, अगर यही कंपेयर हम करते हैं सेंट्रल और वेस्टर्न साउदर्न से, ठीक है। तो while this observation is true both for pre and post pandemic periods, और ये ऑब्जर्वेशन है अगर प्री फेज में भी देखा जाए, प्री कोविड फेज पे और पोस्ट कोविड फेज में, ये दोनों के लिए ठीक है। द स्कूल क्लोजर फोर्स्ड कोविड-19 वाइडन द गैप फर्दर, और कोविड-19 का जो कोविड-19 है क्या किया कि ये जो गैप था, पहले से जो गैप था उसको फर्दर क्या कर दिया, वाइडन कर दिया है, ठीक है। तो the arithmetic learning outcomes of students from the southwest are impacted more than the learning outcomes of other region, और ज़्यादातर जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट साउथ और वेस्ट में देखने को मिला है, ठीक है। तो और भी रीजन से अगर कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। नोटेबली डिस्पाइट द पैंडेमिक द अरिथमेटिक एबिलिटी of children in the central state मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ improved markedly। अगर देखा जाए कि ये पैंडेमिक के होने के बावजूद भी जो सेंट्रल स्टेट्स जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। दो फ्रॉम अ लोअर बेस, तो जो इसमें जो वो मतलब वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है जो भी ये अरिथमेटिक एबिलिटी में था, तो इसमें मार्जिनली है लेकिन है, आया है, जो इम्प्रूवमेंट आया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ठीक है। मोर ओवर इन द साउथ एंड वेस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पैंडेमिक ऑफ पैंडेमिक ऑन द अरिथमेटिक एबिलिटी, अगर वेस्ट और साउथ में देखा जाए तो इसका जो इम्पैक्ट रहा है जो कोविड का तो काफ़ी ज़्यादा रहा है, ठीक है। मोर और सबसे ज़्यादातर देखा जाए तो वॉइस पे इसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। और ये जो ASER है, ये सर्वे करता है कि ये इसका सर्वे करने का ये तरीका है, तो इसने क्या हुआ, सर्वे में 4 क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। पहला क्या था कि एक 1 to 9 करके जो नंबर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना था, अगर वो पास हो गया है, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन उसका ये था रिपोर्ट का कि जो 11 से लेकर के 99 तक के इनको रिकॉग्नाइज करना, इन नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना, अगर ये दोनों में पास हो जाते हैं तो थर्ड ये क्वेश्चन था कि दोज हु कंप्लीटेड बोथ द टास्क्स प्रेजेंटेड विद सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स, अगर दोनों मतलब जो ऊपर के क्वेश्चंस थे उनको अगर उन पे सक्सेस हो गया, ठीक है, उसको बता दिया उसने, तो उसको तीसरा क्वेश्चन दिया जाता था जो कि वो सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम होती थी। अगर ये तीनों से हो जाते तो फिर उसको जो डिवीजन है, डिवीजन सम है, उससे इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको डिवीजन वाली प्रॉब्लम और सम वाली प्रॉब्लम दी जाती थी, ठीक है। तो पहले में जैसे कि पहला जो चार्ट है, ठीक है, तो पहला चार्ट क्या शो कर रहा है कि द शेयर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5th एंड क्लास 8th हु कैरीड आउट ऑल द 4 टास्क सक्सेसफुली, ठीक है। तो 2024 में जो टास्क है तो ये सक्सेसफुली 2022 में किया है, जो क्लास 5th है, क्लास 8th के, तो इसमें ये शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये ब्लू है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये जो ब्लू वाला रीजन ये नॉर्थ ईस्ट का है, और तो ये आप देखिएगा, तो जैसे यहाँ पे बेस्ट है क्लास 5th में देखा जाए वेस्ट एंड सेंटर स्टेट्स एट द बॉटम, और ये जैसे सेंटर है और वेस्ट है ये कहाँ पे बॉटम पे आ रहा है, ठीक है। और यहीं पे देखा जाए जैसे नॉर्थ स्टेट्स हैं तो ये क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, नॉर्थ स्टेट में सक्सेसफुल नॉर्थ स्टेट वाले क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखा जाए कि क्लास 8th में देखा जाए तो क्लास 8th में भी क्या है कि बेस्ट और सेंटर वाले क्या है कि ये बॉटम पे हैं, ठीक है। अगर यही देखा जाए जो सदर्न स्टेट वाले वो मिडिल पे हैं और नॉर्दर्न स्टेट वाले भी यहाँ पे भी लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंडिया भी तो क्या मिडलिंग के जो एवरेज देखा जाए पूरा इंडिया का तो एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज कितना है कि ये 45 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और जैसे सेकंड चार्ट क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे सेकंड चार्ट shows the same for the A, और ये जैसे जो भी है कि तो ये 2018 के बारे में बता रहा है कि among the northern states the share of such students in class 8th was above the national average। अगर देखा जाए कि जैसे 2018 में क्या था कि जो इनका शेयर था तो क्लास 8th वालों का तो नेशनल एवरेज से ज़्यादा था, ठीक है। जैसा कि उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, तो ये 2018 में इनका जो शेयर था वो इंडिया का जो एवरेज शेयर है उससे भी ज़्यादा था, ठीक है। अमंग द ईस्टर्न स्टेट्स बिहार फिगर वाज मच हायर देन द नेशनल एवरेज, और जैसे ईस्टर्न स्टेट्स में देखा जाए तो जो बिहार का शेयर था वो जो इंडिया का और या नेशनल एवरेज था उससे भी ज्यादा था, ठीक है।
यही अगर देखा जाए कि जो सदर्न में है, तो अगर आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो द शेयर ऑफ सच स्टूडेंट्स आर रिलेटिवली लो। अगर आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो ये जो ये सदर्न स्टेट्स का जो शेयर था वो रिलेटिवली बहुत कम था, ठीक है। अमंग द वेस्टर्न अमंग अगर वेस्टर्न स्टेट्स में देखा जाए तो जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये राजस्थान है, ठीक है। तो ये क्या था, इनका जो शेयर था वो काफी ज्यादा कम था। द शेयर ऑफ क्लास 8 who were able to complete all the tasks successfully were was even lower than in the southern state। अगर इसका जैसे शेयर देखा जाए, ठीक है, 2018 में जैसे गुजरात और महाराष्ट्र राजस्थान में, तो इसका जो शेयर था वो सदर्न स्टेट से भी स्टेट्स का जो शेयर था उससे भी कम था, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ नॉर्थ स्टेट्स, अब नॉर्दर्न स्टेट्स में देखा जाए, अगर जम्मू और कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, लीडिंग क्लोजली फॉलोइड बाय ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ बिहार। अगर जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो जो जैसे बिहार का जो 2018 में रैंक था, मतलब जो नेशनल एवरेज से ऊपर था, तो उसी तरह नॉर्दर्न इंडिया का था, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स का था, एंड समटाइम झारखंड से। और जैसे झारखंड बिहार का तो ये ईस्ट में पड़ते हैं, ठीक है। तो जो इसका एवरेज था, ठीक है, जैसे इसका कि नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा था, तो ये हाल था, मतलब ये भी बढ़िया था जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है। द सदर्न स्टेट एक्सेप्ट आंध्रा, मिडलिंग एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट नियर द बॉटम। और जो सेंट्रल और जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं ये क्या है कि बॉटम पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये सदर्न में देखा जाए तो सदर्न में क्या है, जो आंध्रा को छोड़ के ये मिडिल पे आ रहे हैं जो सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। ये क्लास फिफ्थ वाले थे, ठीक है, जो क्लास फिफ्थ में जो अरिथमेटिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ये इसका था, ठीक है। ये चार्ट सेकंड जो चार्ट है ये शो कर रहा है। और थर्ड चार्ट क्या शो कर रहा है कि shows the percentage of class 5th children who completed all the 4 tasks in 2022 and changes in percentage point from the 2018। अब इसमें देखो बता रहा है कि जो 2020 में जो टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और उसको कंपेयर करना कितने परसेंटेज से चेंज हुआ है 2018 में जो चेंज किए, तो क्या परसेंटेज रहा, तो ये इसमें शो कर रहा है, ठीक है। द स्टेट्स अबव द जीरो मार्क, अब जैसे ये जीरो मार्क है, ठीक है, तो ये जीरो मार्क के ऊपर वाले क्या होंगे, तो इसको बताते हैं। जैसे द एबव द जीरो मार्क शो द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु कंप्लीटेड द टास्क। और जो जीरो मार्क के ऊपर वाले हैं, मतलब ऊपर वाले हैं, तो इनका जो शेयर है इसका काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। ऑल द सेंट्रल एंड ईस्टर्न स्टेट्स आर पार्ट ऑफ दिस। अब जैसे सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट्स हो गए, जैसे कि किसमें इंक्रीमेंट, जैसे झारखंड सॉरी छत्तीसगढ़ है, और एमपी में देखने को इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो इम्प्रूवमेंट वो देखने को मिला है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो सेंट्रल है और ईस्टर्न है, तो इनमें क्या देखने को मिला है, हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, इसलिए ये ऊपर वाले उसमें है, ठीक है। द स्टेट्स बिलो द जीरो मार्क saw a decrease, all the southern and western states are the part of this। आंध्र प्रदेश को छोड़ के जो सदर्न और वेस्टर्न है ये जीरो मार्क के नीचे है, मतलब इसमें क्या हुआ, डिप्रिसिएशन देखने को मिला है, ठीक है। दिस ग्राफ शोज दैट द पैंडेमिक हैड अ डिसअप्रोप्रिएटली हायर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द अरिथमेटिक एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन द सदर्न एंड वेस्टर्न। और ये क्या, ये ग्राफ है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जो एडवर्स इम्पैक्ट था जो पैंडेमिक का, वो सबसे ज्यादा जो अगर अरिथमेटिक एबिलिटी को सॉल्व करने में जो इम्पैक्ट पड़ा, सबसे ज्यादा सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में पड़ा है, ठीक है। एंड अमंग द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स द एडवर्स इम्पैक्ट, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सदर्न और वेस्टर्न में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसमें पड़ा है, बॉयज पे पड़ा है, ठीक है। अब चार्ट 4 हमें क्या शो करता है, चार्ट 4 हमें शो करता है कि द चार्ट शोज the change in the share of class 8 student who could completed division in 2022 compared to the 2018। तो इसमें क्या चार्ट 4 क्या शो करता है कि 2018 और 2022 के बीच में कितना जो परसेंटेज का है, जो ये कोविड फेज था, तो कितना जो परसेंटेज इसमें बता रहा है, परसेंटेज कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, ठीक है। अगर ये कंपेयर किया जाए द चेंज वॉज 6.4% 4% पॉइंट्स अमंग द, अगर ये जो इम्पैक्ट है 6.4% करके जो गर्ल्स पे इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, केरला में जैसे कि, और 8.7 करके इसमें बॉयज पे पड़ा है, मतलब जो इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा बॉयज पे पड़ा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड आर्टिकल, और तो ये हमारे सारे आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है।
तो हम कुछ दिन से क्या करेंगे कि 1-2 दिन से हम क्या करेंगे कि जो मेंस के आंसर, मेंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो पीटी के क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारा आर्टिकल आएगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इंक्लूड किया करेंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में फिर और भी डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं पे अब रुकते हैं, उसके बाद मिलते हैं कल, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।